बारे में बात की गई, जिनके पास शिक्षा नहीं, शिक्षा रहती तो वो शायद कहीं पे नौकरी करते या कोई और दूसरी तरीके का कार्य करते, स्किल्ड काम करते, या उनके पास कोई पैतृक स्किल्ड हो, लोहारगिरी कर रहा है, बढ़ईगिरी कर रहा है, दुकान पैतृक हो, कोई और चीज हो, तो वो अपनी स्किल, बिजनेस का स्किल हो, वो उससे अपनी आय का अर्जन कर सकते थे। लेकिन एक वो बिल्कुल श्रम आधारित थे। लेकिन दूसरे गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत शिक्षा भी होती है, थोड़ी बहुत स्किल भी होती है, अब उनको केवल उनकी स्किल को बढ़ा देना होता है, उस स्किल को प्रोडक्टिव बना देने की जरूरत होती है, उत्पादन योग्य और कमाई करने योग्य बना देने की जरूरत है। ये शुरुआत में जब ये दिमाग में आया कि ऐसे लोगों के लिए भी कार्य करना है, तो अभी हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर आने के लिए पहले थोड़ा सा पहुंचते जाएंगे कि ये योजना का आज का स्वरूप कैसे निकल करके सामने आया। तो शुरुआत में इस प्रकार के सेमी स्किल्ड लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना, कुछ योजनाएं स्टार्ट, उसमें से भी आप लोगों को कुछ योजनाएं पता होंगी 90 के दशक, जो पुराने लोग होंगे। IRDP याद है? IRDP कितने लोगों को पता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अरे आपके समय में रही होगी, हम लोगों ने चलाई है उसको, 2000 तक चलाई है। द्वाकरा तो नाम पता होगा महिलाओं के लिए। ट्राइसेम, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्राइसेम का भी नाम पता होगा। ये सभी योजनाएं ऐसी थी, जैसे द्वाकरा की मैं बात करना चाहूंगी, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए, कि ये वहाँ की जो महिलाएं होती थी उनको थोड़ा सा स्किल्ड देना, खासकर उस समय एक ही वो था, कई उनको पशुपालन की भी देनी थी, कई चीजों की, लेकिन बेसिकली जो उस समय जो चल रही थी उनको सिलाई सिखाने में, इतने NGO सिलाई सिखाने वाले NGO चलते थे, वो ग्रुप बना दिया जाता था और उनको सिलाई का 15 दिन 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता था, और देने के बाद उनको बैंक से सहायता दिलाते हुए उनको एक सिलाई मशीन दिला दी जाती, वो पूरी तरह सब्सिडाइज्ड रहती थी, उनको एक सिलाई मशीन दिलवा दी जाती थी कि अब उनको सिलाई सिखा दिया गया, सिलाई मशीन दे दिया गया, तो ये घर पे बैठ के कुछ आय अर्जन कर लेंगे। यद्यपि उनको और भी कुछ चीजें सिखाई जा सकती, उनको किसी भी तरीके का उसी में उनको विभिन्न प्रकार के ब्यूटिशियन के कोर्स, कोई और पशुपालन का, कोई और चीजों का, बहुत चीजें भी उनको सिखाई जा सकती थी, लेकिन बेसिकली वहाँ पर 90% ग्रुप ऐसे होते थे जो केवल सिलाई ही काम करते। इसी तरह ट्राइसेम था, ट्राइसेम में वो दिया जाता था, जो ग्रामीण रोजगार वाले होते थे, युवा होते थे ग्रामीण, उनको विभिन्न प्रकार के स्किल पे ट्रेनिंग दी जाती थी। उसमें जिला उद्योग केंद्रों का भी बड़ा उसमें रोल रहता था, वो जिला उद्योग केंद्र पर उन युवाओं का, उनकी तरफ से उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स दी जाती थी ट्राइसेम के अंदर, कि वो टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर के अपनी आय का जरिया बढ़ाएंगे। IRDP जिसको मैंने बोला है, उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो पहले से थोड़े बहुत बिजनेस कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हो, उनको थोड़ी बहुत जानकारी हो कि पशुपालन कैसे करते हैं, कोई बिजनेस कैसे करते हैं, उनको एक छोटी सी सहायता दे करके उनके उस चीज को इस्टेब्लिश कर देंगे। वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पे था, उसमें सब्सिडी और लोन दोनों का प्रावधान था, बैंक से लोन होता था, कुछ सब्सिडी होती थी जो जाती थी। इसी समय उन्नत टूल किट्स भी चलता था, उन्नत टूल किट्स में ज्यादातर लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, नाईगिरी, इस तरह के पूरे बैग बना करके जो ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे रहते थे उनको एक साथ दिया जाता था कि आप इस किट को लीजिए और काम करिए। ये छोटे छोटे अलग अलग तरीके के चलते थे ऐसे लोग, लेकिन ये सभी योजनाएं बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई। पहली बात कि एक सिंगुलर व्यक्ति था, उन्हें टूल किट्स भी एक सिंगल आदमी को देना है, उसने काम किया नहीं किया उसने बेच दिया। उसमें बड़े अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाते थे, काफी महंगे इक्विपमेंट्स होते थे। और द्वाकरा वाले की ज्यादातर ये थी कि उसमें लोग महिलाएं, लड़कियां भी घुस जाती थी, फिर शादी हुई, वो सिलाई मशीन दहेज में चली जाती थी, या बहू ने लिया और सिलाई मशीन मिली और घर की लड़की की शादी हुई तो बनी बनाई पूरी सिलाई मशीन, उसमें सिलाई मशीन और साइकिल का दौर था,
दिया जाता था दहेज में। IRDP में ये हुआ कि वो बैक एंडेड सब्सिडी नहीं थी, तो ज्यादातर होता क्या था कि जब बैंक का लोन होता था तो सब्सिडी एडजस्ट करके बाकी लोन का पार्ट वो हो जाता था, नॉन पेमेंट में चला जाता था, बट खाते में चला जाता था। सब्सिडी का पैसा व्यक्ति अपने पास रख लिया और काम कर लिया। तो बहुत ज्यादा सफल ये योजनाएं नहीं हुई, वो इम्पैक्ट नहीं मिला जो इम्पैक्ट कुछ लोगों को मिला। ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही होता था, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं निकल के आया जो इम्पैक्ट गवर्नमेंट चाहती ग्रामीण क्षेत्र। उसके बाद उसको समझ में आया कि देखो सामूहिकता में जब कोई काम किया जाता है तो उसमें जिम्मेदारी होती है, चेक एंड बैलेंस होता है। मतलब एक आदमी यदि उसमें गलती करना चाहता है तो दूसरा आदमी कोहनिया के उसको राइट टाइम लाता है कि तुम कैसे गलत कर रहे हो, हमारा भी पैसा लगा है, कैसे ये हो सकता है। तो उसको ये बात समझ में आई कि सामूहिकता में यदि इस प्रकार की कोई ऐड, कोई स्केल प्रोग्राम चलाया जाए तो वो ज़्यादा वो होगा और एक साथ ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। तब ये सिंगल योजनाएं सब ड्रॉप आउट हुई और उसके बाद सारी योजनाओं को जोड़ करके 10 लाख को कुल मिला के 5 योजनाओं को जोड़ करके तब एक समूह बनाने वाली योजना का लॉन्च। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। तो मैडम 1999 में बांग्लादेश से आया था स्वयं सहायता समूह, प्रोफेसर जो है वो थे यूनुस खान। नहीं, 1999 नहीं और पहले से उनका और पहले से चल रहा था। बांग्लादेश ढाका में थे, उन्होंने ये किया था। देखिए 2-3 प्रॉब्लम थी योजना पर। हमने चूंकि उस योजना में भी हम 98 की मेरी ज्वाइनिंग है तो मुझे पता था आज की स्थितियां बहुत बदल गई हैं, लोग माने या ना माने। मैं तो कई लोगों को बोल देती हूँ, लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ। हमने कहा भी अब जानते हो क्या जी, कुछ नहीं। आपको 30 साल 40 साल पहले की स्थितियां पता थी, जिस समय सूदखोरी और महाजन को गांव में आतंक होता था, आदमी 100 रुपए की 1000 रुपए की वो लेकर के पूरी जिंदगी उसी को करते हुए और वो 1000 रुपए नहीं होता था। उस समय 90 के दशक में जो लैंडलॉर्ड, वो जो लैंडिंग करने वाले मनी लैंडर्स थे, उनका वाकई इतना आतंक था, लोग परेशान थे। बैंकिंग सिस्टम उस समय छोटे छोटे आपके ग्रामीण बैंक बस जस्ट बन रहे थे, छोटे छोटे उस समय ग्रामीण बैंक थे, बड़े बड़े बैंक थे, हर जगह ब्रांचेज नहीं थे। लोगों को झक मार के उन्हीं साहूकारों और महाजनों के पास जाना पड़ता था और ऐसा कोई नहीं था जो वहाँ की इस तरीके की चीजों को रोक पाए। तो बांग्लादेश में भी वही स्थिति थी। तो उन्होंने ये कहा कि वही यूनिटी की पावर का मतलब क्या है कि एक आदमी के पास 10 रुपए हो सकता है, उस 10 रुपए से कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 आदमियों के पास यदि 10 रुपए है, 100 रुपए हो तो 100 रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। ये उनके पास था। तो उन्होंने एक पैरेलल ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे बांग्लादेश में चालू, वो सरकारी सिस्टम नहीं था और वहाँ की महिलाएं ही, वहाँ के व्यक्ति ही अपनी बचतों को एक साथ रखते थे, उसकी पूरी देखभाल करते थे और उसको बैंकिंग सिस्टम की तरह उस पैसे को रिवॉल्व करते थे। ये तो जो है इंडिया में भी कई क्षेत्रों में लागू होता था कि लोग उसे जो है पक्की टाइप की करते थे, जैसे 10-20 के ग्रुप में। मैं बता रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ, जो 10-20 की ग्रुप आप बोल रहे हो, ये 99-98 तक तो ऐसे ही चला। 99 उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया है, उसके पहले ये बांग्लादेश में हो चुका था और वहां से सीख करके फिर यहाँ पर लॉन्च किया। इसीलिए 5 योजनाएं बंद की गई और समूह में फिर वो योजना आपकी शुरू। देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा ऐड करूं बेटा। जो सोसाइटी वर्क है या समूह में काम करने का, इसकी सबसे मतलब भारत में शुरुआत चाहिए तो आज़ादी से पहले 1945, 46, 45 में आपने अमूल डेयरी का नाम तो सब लोग जानते हैं आज। तो वहाँ पे क्या था कि गुजरात में कुछ लोगों ने जैसे दूध अपना दुहते थे और वो ले जाकर के एक अंग्रेज अफसर था मिस्टर वॉल्सन, वो जो है दूध को इकट्ठा खरीदता था और ले जाकर के महाराष्ट्र में, बॉम्बे में सप्लाई करता था, लेकिन वो उसमें जो है काफ़ी कम पैसा देता था। तो इसकी धीरे धीरे किसानों को, चूँकि ब्रिटिश राज्य था तो काफ़ी दिक्कतें थी।
तो उस समय सरदार पटेल जी के पास लोग गए जो है, और सरदार पटेल ने जो है मोरारजी देसाई को लगाया। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। मोरारजी देसाई को लगाया था कि आप तो मोरारजी देसाई ने सब लोगों के साथ बैठकें की, बोले तुम अपना क्यों नहीं बना लेते हो, अपने में से एक आदमी चयन करो और वो दूध उसके यहाँ इकट्ठा करो जो है, और तुम अपना बेचो जो है। तो 2-3 महीने प्रयास और कई बार आने जाने के प्रयास के बाद तो उस कमेटी में 124 लोग जुटे थे, मतलब लगे थे, और 124 लोगों ने का मिलकर के 127 लीटर दूध होता था, और एक आदमी उस दूध को ले जाता था, और फिर धीरे धीरे उससे उन्होंने जुड़ते गए। जब इस तरीके से काफ़ी लोग उससे जुड़े, और जब देश आज़ाद हुआ और उसका उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है कि नहीं। जब देश आज़ाद हुआ तो उसको कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशन कराया, और धीरे धीरे करके जो पूरा जो है गुजरात उससे जोड़ा। मैं आपको बताऊं, फिर मिस्टर कुरियन का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है कि नहीं, और एक उसमें मैकेनिकल इंजीनियर को। अब आज भी आप देखेंगे जो अमूल का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राम लेवल से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक उसमें कोई सरकारी आदमी नहीं है। इवन आज के तारीख में इतनी आज उनका टर्नओवर करीब जो है 46,000 करोड़ का है। उनकी जो हैसियत है आज के तारीख में काफ़ी है, और 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं उनके। आज 120 या 122 कंट्री में उन्होंने सप्लाई करते हैं। तो उस समय क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि मिस्टर कुरियन साहब ने, और वो सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वो अभी हाल में गुजरे जो है, तो उन्होंने एक मैकेनिकल इंजीनियर को भी हायर किया था। पैसा वो कमेटी ही देती थी, है कि नहीं। और इन दोनों लोगों ने मिल करके ये जो हमारा पाउडर मिल्क है कि नहीं, ये पाउडर मिल्क जो है पूरी दुनिया में अमूल डेयरी ने खोज की थी। ड्राई फॉर्म में लाना, ड्राई फार्म, चूंकि इतना ज्यादा दूध आने लगा था, है कि नहीं, संरक्षित करना एक बड़ी, तो उसको इन्होंने, मतलब आप समझिए ये फार्मूला और यही प्रोसेस आज पूरी दुनिया में अडॉप्ट होता है। सबसे पहले हमारे इंडिया में, भारत में, तो मैकेनिकल इंजीनियर का नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, तो इन दोनों लोगों ने किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि इसको एक क्या कहते हैं ना, अभियान चलाया कि गुजरात के हर घर को, हर महिला को उससे जोड़ा, सोसाइटी में हर महिला को जोड़ा, और उसका नया नया नाम दिए कि भाई घर में एक लड़की पैदा होगी तो एक गैया आ जाती थी, ठीक है। आज की तारीख में आप देखिए उन्होंने शुरुआत की थी पहले गुजरात में सप्लाई किया, फिर महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में, गुजरात तो 100% है ही है अमूल का, महाराष्ट्र में एक गोरे गांव में आर्यन मिल कॉलोनी थी डेयरी की, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कॉलोनी थी, 4000 हेक्टेयर में फैली हुई थी। उसको इन्होंने डोमिनेट कर दिया। आज महाराष्ट्र में 70% जो है अमूल अभी है। इसके बाद क्या हुआ, हमारा यूपी, और यूपी में भी आप देखिए जब ब्रांड नेम अमूल के नाम पे हर आदमी आंख बंद करके खरीदता है अमूल का। 40% यहाँ भी इन्होंने एक्वायर किया, मध्य प्रदेश में एक्वायर किया, और हमारा पराग डेयरी जो पीछे छूट गया, आप दूध नहीं ना वो लेते हैं पराग का, अमूल का लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी मैंने। अब जब हम लोग बात करते हैं ना, आप हमारा जो NRLM है, NRLM का भी आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जो ये है, आप पाएंगे कि अमूल की शुरुआत और वहाँ से लेकर ऊपर तक का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, NRLM में भी वही बनाने का प्लान है। आज की तारीख में जो अमूल का ग्राम लेवल पे समिति है, ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे, इवन उनका जनरल मैनेजर से लेकर के जो भी है, डॉक्टर हायर करना है, कंपाउंडर रखना है, उनकी अपनी दाना बनाने की फैक्ट्री है, सब, और सारे में कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं। उन्होंने, मैं आपको बताऊं, जब इंदिरा गांधी ने, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो अमूल
सोसाइटी के हेड जो उसके मालिक थे, मतलब अध्यक्ष थे, उनसे कहा कि भाई उन्होंने एनडीडीबी का शुरुआत की थी और उसमें मैनेजमेंट स्कूल वगैरह भी चला था। तो बोले भाई कि ये जो आपका जो सिस्टम है इसको आप हमारे अन्य स्टेटों में भी ले जाइए, तो मैं यही फार्मूला कर देते हैं। जानते हैं क्या कहा था? हम इसको करेंगे, लेकिन हमारी एक ही शर्त है, इसमें सरकारी कोई आदमी नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया था, इंदिरा जी ने, और उसके बाद से हर प्रदेश में अपना डेयरी का अपना एक ब्रांड बनाया। जैसे हमारे यहाँ यूपी में पराग है, एमपी में किसी और नाम से है, हमारे बिहार में किसी और नाम से। थोड़ा सा हम लोगों का स्टेट जो है ना, थोड़ा हम लोग सरकारी आदमी हैं तो एक चीज और है, मैं आपको एक बताऊं, आपने कहा अमूल के विश्वास वाली बात, तो और सैकड़ों जो है लोग भी इसमें मैदान में है। हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो है दूध में क्या है, जो मैंने तो खुद देखा हूँ कि वो फैट की मात्रा देखती है, फैट की मात्रा देखी, और 12 लीटर पानी मिला है, 8 लीटर प्योर दूध मिला है, उसमें जो है एक साबुन की जो है घड़ी साबुन की वो डाली 100 ग्राम, उसमें जो है ग्लूकोज पाउडर डाला, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड डाला, उसे फेंटा गुनगुने पानी में। अब जो प्राइवेट जो है छोटी छोटी कंपनी है, उन्होंने उसमें फैट नापा 100%, उन्हें 100% का उन्हें पेमेंट कर दिया। तो अब जो अमूल के विश्वास वाली बात है, अमूल में ये चीज़ नहीं, पराग भी अपने यहाँ काफ़ी अच्छी चली। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए। और ये मैडम आपने जो डबाकरा का कहा, लिज्जत पापड़ डबाकरा भी ही दे दो। हाँ, ठीक है। देखिए, है क्या कि मार्केट में जो काम अमूल करता है वही काम हमारा पराग भी करता है। देखिए, जो ऐड करने की बात है, फैट परसेंटेज मेंटेन करने के लिए जो पाउडर मिल्क है बाहर से एक्सपोर्ट करके अमूल भी मिलाता है, पराग भी मिलाता है। अब आप ये समझिए 50% ऐड करते हैं, तो चूंकि वो भी दूध है तो उससे नुकसान नहीं है क्या? क्रेडिबिलिटी की बात है। अमूल आज शुरुआत 127 लीटर से शुरू हो करके 40,000 करोड़ की उसके हैसियत पे पहुंच गया, लेकिन हमारा पराग जो है ना, तनख्वाह नहीं मिलती है लोगों को। बहुत दिक्कत है। मेरे भाई साहब थे ना, प्लीज एक मिनट, आपने अभी कहा 46,000 करोड़ का उसका टर्नओवर, उसकी हैसियत बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप और आप दोनों लोग सही है। हमारे भाई साहब जो वो थे CCTF में, ऐसा नहीं है। इनकी अपनी प्रशासनिक कुछ कमजोरियां हैं, पैसा है, बट वह उसका मतलब वो प्रशासनिक कमजोरियों के कारण मैडम एक्चुअल क्या है, जो मार्केट में जो मिल्क आता है वो बीच वाले लोग जो है पराग में पहुंचने ही नहीं देने रहे। वो पराग की अपनी प्रशासनिक कमजोरी है, उसका लाभ है ये है। अब जो है गाँव में ही इस समय जो है भैंस का 86 रुपए लीटर मिल रहा है, तो वो जो है यहाँ पराग में क्यों जो है। अब देखिए, मेरा कहने का जो एम क्या था, हाँ, वो मेरा कहने का जो एम ये था कि अमूल इज ए ब्रांड, आज वो उसकी मार्केट ग्रोथ है। रीजन क्या है कि उसमें क्या है, उसमें कोई सरकारी आदमी नहीं घुसा है आज भी। हम लोगों का जो है ना, और मोर और लेस हमारा जो NRLM का कॉन्सेप्ट है, जो समूह का, जो अभी तक हम लोग जो बना हुआ है फॉर्मेट आप देखेंगे तो मोस्टली इसमें भी कोई सरकारीकरण नहीं है, चाहे वो समूह लेवल पे है, और हमारा फेडरेशन ग्राम विलेज BO जो बना है, CLF बना है, और इसके ऊपर भी है, या अभी हमारे जो जिले में फैक्ट्रियां लगा करके ये दरिया मिल की गवर्नमेंट ने बनाई, लेकिन इस्टेब्लिश करके समूह को दे दिया जो है। तो हमको लगता है कि मैडम को बोलना चाहिए, हम जाते ही कुछ बोल रहे थे। नहीं सिंह साहब, आपने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया है, और मैं तो सारे अनुभवों के बाद एक बात कहना चाहूँगा अपने प्रदेश के लिए कि हमारे प्रदेश में आपका भी करीब 30-34 साल बता रहे अनुभव रहा है। मैं तो आपसे बहुत कम अनुभव रखता हूँ, लेकिन हमारे प्रदेश में जो है इंटरप्रेन्योरशिप हमारे DNA में नहीं है। हमारे DNA में लफाजी बातूनी, और हमारे DNA में बाजार में भीड़ बना करके, और आज गुजरात जो प्रदेश है जहाँ पर सिंह साहब बात कर रहे हैं, वो अमूल का जो प्रोजेक्ट है उसको कई विदेशी, कई विकसित देशों में उसकी स्टडी करी है। एक अमूल
और एक जो है वो बॉम्बे में है कोई डिब्बे वाला, हाँ टिफिन सर्विस करता है। 10 बजे सबके मतलब 1 बजे 5 लाख लोगों के जो है मेज पे गरम गरम खाना पहुंचाता है, डिब्बा वाला। इन दोनों पे जो है पूरे विदेश के यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने 10 बार केस स्टडी करी है। इतना सफल हमारा कार्यक्रम है दोनों। लेकिन वहीं हमारे जो 25-26 स्टेट और हैं वो खाली जो है, और जिसमें हमारा वो यूपी उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर प्रधान बनाने के जब समय होता है तो मैं देखता हूँ कि लोगों के जो है दिलों में और दिमाग में और शरीर में पता नहीं कहाँ की ताकत आ जाती है और झुंड के झुंड लोग निकलते हैं। लेकिन अब अभी मोरिंगा की बात आई हुई है, मोरिंगा को लोग अभी भी जो है ग्राह्य नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये जो बात कर रहे हैं इसमें कोई दम नहीं है। अरे भाई दम नहीं है तो इसको जाकर के लैब में टेस्ट करा लो। और आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी मेरी एक वैज्ञानिक से बात हुई थी, 55,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है। सिंह साहब बता रहे थे कि 46,000 करोड़ अमूल की हैसियत है और 55,000 करोड़ रुपए का मार्केट गल्फ कंट्री और जितने विदेशी लोग हैं इनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं। अभी आप जा करके देखिए, बहुत सी न्यूट्रिशन और उसकी वाली वेबसाइटें हैं। हाँ। पत्तियों को केवल ड्राई करके उसका पाउडर बना करके बेच रही हैं और इतना बड़ा बड़ा डब्बा है कहीं से। मैडम हमारे आगे की वकील जो है वार्ताकार वेटिंग में है, लंच भी वहाँ गर्म हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा, मैं आपके बीच में भी पढ़ना चाहता हूँ, आप अपने क्लास को कंक्लूड करने का खर्च करें, जिससे कि जो है आगे प्रक्रिया को बढ़ाया चलेंगे सब कुछ। तो खैर आपने काफी विस्तार में बताया दीनदयाल, हम उसी पे आ रहे थे। हम द्वागरा के बाद बीच में एक स्वर्ण जयंती, दरअसल ये योजना आई इस स्वरूप में जिसमें कोऑपरेटिव की बात आ रही है। पहले ये शुरुआत में समूह तो था, बट कोऑपरेटिव शब्द कहीं नहीं था। सिंगल से 8-10 लकड़ियां एक साथ जोड़ी तो गई, जिसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से 1990 स्टार्ट हुआ। उसमें 10 से 20 लकड़ियां जोड़ दी गई और ये कहा गया कि समूह की जो शक्ति है वह इसको आगे बढ़ाएगी और इम्पैक्टफुल होगी। जो भी काम करेंगे ये 10 व्यक्ति मिल करके। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा लक्ष्य और था इस योजना का। सिर्फ ये नहीं था कि उनका आय का संवर्धन कर देना, साथ ही साथ उनको वही बताया मनी लैंडर से बचाना, जो कि उस समय ग्रामीण क्षेत्र की बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मैं यकीन मानिए, चूंकि मैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से स्वयं जुड़ी हुई थी, मैं समूहों को खुद जाकर के बैठ करके घंटों वो एक सेटिंग में समूह नहीं बनते थे। 10 व्यक्तियों को जोड़ना, उनका माइंडसेट एक वेब लेंथ पर लाना। जो 4-6 प्रैक्टिकल मीटिंग्स होती हैं उसमें यही होता है कि उनको यह समझाना कि आपका हित एक सामूहिक कार्य है, एक स्वर में सोचने से है, एक स्वर में आगे बढ़ने से। ये 3-4 उनकी एक तरीके से काउंसलिंग कह लीजिए, ब्रेन वॉश कह लीजिए, वो 3-4 मीटिंग्स पहले हुई थी। और उससे उनको क्या क्या फायदा, उसमें मैंने देखा है, मैं लिटरली बता रही कि एक मैंने महिला को देखा, वो महिला आई थी और उसके अंदर एक अजीब सी वो दिख रही थी कि नहीं मुझे इसमें कुछ करना है, अंदर बेचैनी। बाद में जब मैंने उससे पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि उसने शायद 200-400 रुपया किसी इसी तरीके से महाजन से लिया था और पैसा न देने के कारण, उसके हस्बैंड ने लिया, पैसा न देने के कारण उसने मारा था और पेट पे मारा था और अतड़ी अंदर फट गई थी और अंदर के इंटरनल ब्लीडिंग से कुछ महीनों के बाद उसकी डेथ हो गई थी। और उस महिला को समूह में जोड़ने से खुद को इतनी आंतरिक रूप से वो लगा, तो इसका ये था कि उनकी बचतों को, वो जो छोटे 200-400 रुपए क्या है, लड़का बीमार हो गया होगा, अचानक डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा होगा, या लगन के लिए बिटिया के लिए कुछ सामान खरीदना रहा होगा, तीज भेजना होगा, कुछ और करना होगा, बहुत छोटे कामों के लिए 200-400 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए की जरूरत होती है। और उसके लिए भी वो जाकर के वहां पर, तो उनके अंदर बचत की आदत को डेवलप करना। देखिए, अचानक आप किसी को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं दे सकते, अचानक किसी को बिजनेस में टाटा बिरला अंबानी की मना स्थिति में नहीं ले जा सकते, उसको ट्रेंड करना पड़ता है, उसको बैंकिंग सिस्टम से धीरे धीरे परिचित करवाना पड़ता है, उसको पैसे को बचत करना, उस बचत को सही ढंग से यूज करना सिखाना होता है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ने और कुछ किया हो न किया हो, लेकिन उसने एक
कि आज की योजना का एक बेसिक प्लेटफॉर्म तय किया कि कम से कम 10 लोग एक साथ महीने में, हफ्ते में एक बार बैठ करके एक साथ सोचने की आदत डालें। पहली बात जो एकदम विभाजित समाज है। दूसरी चीज, अपनी छोटी छोटी ही बचत लेकिन किसी पर विश्वास करके उसके पास रखने की आदत डालिए। उससे पैसा ले करके फिर पैसा रीपे करने की आदत डालिए। देखिए रीपे, उसके पहले की प्रॉब्लम IRDP की यही थी कि रीपेमेंट नहीं होता। बैंकिंग भी मानता था, बैंकर्स भी मानते थे कि जो हमने IRDP में लोन किया है वह लोन तो बट्टे खाते में जाना है, जो सब्सिडी है वही अपने पास रख करके अपना थोड़ा बहुत भला कर बस। तो रीपेमेंट की उनको आदत डालना, उनके एक अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना डालना और साथ ही साथ उनको थोड़ा बहुत स्किल ट्रेनिंग देना। संघों को बहुत तरीके की ट्रेनिंग्स भी दी जाती है और उसके साथ उनको 1.25 लाख रुपए मैक्सिमम सब्सिडी के साथ समूह को कोई प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बैंकिंग सिस्टम से लोन भी दिया जाता था, जिसमें मैक्सिमम 1.25 लाख रुपए उसकी सब्सिडी हो सकती थी। प्रोजेक्ट कास्ट का 50% या मैक्सिमम 1.25 लाख। वो योजना भी चली और ठीक ठाक चली, लेकिन उस योजना की भी उसने एक प्लेटफॉर्म तो तैयार किया, लेकिन वही तब तक अमूल का पूरा कॉन्सेप्ट आया। उसमें भी क्या आया, एक समूह 10-12 लोगों का बना, लोगों ने पैसा भी जमा किया, अचानक वो समूह टूट गया और समूह को फेल होने की परसेंटेज ज्यादा थी। जब उसमें देखा गया कि परसेंटेज ज्यादा है क्यों, तब ये पता चला कि समूह इक्वल नहीं, सामाजिक एक सभी लोग जानते हैं, हम लोग चाहे जितनी यूनिटी और सारी बात कर लें, अभी लोग बैठे अभी इसी में सब लोग एक निश्चित लेवल की एजुकेशन हासिल किए हो, एक निश्चित लेवल का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन माइंडसेट है, एक निश्चित लेवल की नौकरी आपने की है। हम लोगों के माइंडसेट लगभग एक जैसे, मानसिक रूप पे शैक्षिक तौर पे कम से कम एक बराबर। ठीक, यदि नौकरी भी कर रहे हैं लगभग सभी क्लास 1 या क्लास 2 है या ग्रुप है तो लगभग फाइनेंशियली भी एक जैसे। उन समूहों में कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने अब पता चला उसकी किसी भी कास्ट का, यह हम माने या न माने, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कास्ट के आधार पर आर्थिक ऊंचाई और नीचाई है। आप ये मान के चलेंगे कि कुछ एक जातियां, कुछ एक वर्ग ऐसे हैं जिनके पास पैतृक संपत्ति ज्यादा है। आप उसको जबरदस्ती ले नहीं सकते, डेमोक्रेसी में नहीं ले सकते, है तो है, उनका यदि फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर है तो है। आप क्या कर सकते हो, दूसरे को भी उस स्टेटस में ला, यही तो किया जा सकता है। साम्यवाद तो है नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी छीन करके उनको दे दूं। तो उसमें बनाते समय फाइनेंशियल स्टेटस के भी डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस के लोग रहते थे, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते थे, डिफरेंट शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोग। उसमें पता चला कि 7-8 निरक्षर है, 4-5 जो साक्षर है, बैंकिंग काम वही करेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं बाकी लोगों को पता ही नहीं। उनके पास यदि थोड़ी सी फाइनेंशियल पावर भी है तो वो क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। तो उसमें भी बहुत सी कमियां, जो इम्पैक्ट निकल करके आना चाहिए था वो नहीं आया। 1.25 लाख रुपया भी जो दिया जाता था उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, उसमें एक कमी की गई। वो 1.25 लाख रुपए की जो सब्सिडी होती थी वो बैक एंडेड की गई, मतलब वो सब्सिडी तब तक भले वो बैंक को दे दी जाती थी, वो अपने सैलरी अकाउंट में रखता था, लेकिन तब तक वह उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता था जब तक बाकी लोन रीपेमेंट ना हो। बाकी लोन रीपेमेंट होता था, जो बची हुई धनराशि होती थी वो सब्सिडी से फिर एडजस्ट हो। काफी कुछ किया गया, फिर भी वो इम्पैक्ट निकल के नहीं आया। उसकी कमियों को दूर करने के लिए फिर ये आपकी दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आई। आगे बढ़ाइए, अब इसके ऊपर फटाफट बात करते हैं, उसी से निकल के आएगा। आगे एक चीज मुझे और लगता है कि जो भी ग्रुप्स बने एक योजना के तहत बने, उनकी लाइफ खत्म, योजना खत्म हुई, उसको किसी ने फॉलोअप नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं, नई योजना आ गई, फिर उन्होंने जाकर के उसको पिकअप नहीं किया, नए को इंट्रोड्यूस कर दिया। नहीं, अभी आप बता रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं पता है, कहना नहीं चाहती। पता है। देखिए
जब ये आपने जो बोला ये तो मैंने बोल दिया है, आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दीजिए, तो मैंने बता ही दिया। वो चलता रहेगा, आगे हमें बढ़ाते वही रहेंगे। बेस्ट। अब ये ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में 1 साल लीप ईयर रहा है। आपकी वो चालू हुई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 16 जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बाद ये भी शुरू हुआ, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ शुरू हुआ था ग्रामीण आजीविका मिशन। देखिए, हम किसी भी चेंज को दो तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग, किसी भी चीज को कि जो समूह लक्षित वर्ग है वो कितना चेंज हुआ है, वो बहुत कुछ काउंट करता है। आपका जो इसने लक्षित वर्ग को बिल्कुल तरीके से चेंज कर दिया। पहले इसके पुरुष दोनों के समूह बन जाते थे, लेकिन अब केवल और केवल महिलाओं के समूह लक्षित वर्ग चेंज कर दिया। उसमें भी ये दिया जाता है, उसका पहला है कि कोशिश करिए कि उसमें किसी भी एक बीपीएल परिवार को जोड़ना है, लेकिन कोशिश करिए कि उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर जो भी उसकी समूह की महिलाएं उनका जब वो इक्वली बैठेंगी तो इक्वली सोचिए। ये भी उसके नियम में कि जब भी बनाए तो सामाजिक और आर्थिक एक समान स्तर वाले लोगों का समूह बनाए जिससे वो रन कर सके। शुरुआत में इसमें भी ये हुआ है कि शुरुआत में जो समूह आपके डेढ़ हो गए थे, डेढ़ आपको मानते, जब वो नियमित रूप से बैठना बंद कर दे, बचत करना बंद कर दे, बचत करना भी बंद कर दे। जब देखिए नियमित रूप से बैठेंगे और बचत करेंगे तो हर हालत में, हर बैठक में किसी व्यक्ति की वो निकलेगी, डिमांड निकलेगी, उसको पैसा दिया जाएगा तो अगली बार में उससे पैसा लिया जाएगा। जब नियमित रूप से बैठना बंद होता है तभी एक कोई समूह टूटता है। उस समय इसमें शुरुआती दौर के जो समूह आए आपके वो वैसे समूह आए जो उस समय मर रहे थे, वेंटिलेटर पे थे, लगभग डेड हो चुके थे। भाई वही बीपीएल परिवारों से बनाना था समूह, तो वो उनमें तुरंत लिए गए। जो एकदम सक्रिय थे उनको तत्काल ले लिया गया, जो कम सक्रिय थे उनको वेंटिलेटर पे ऐसे थोड़ा ऑक्सीजन दी गई, पंचसूत्र का पालन करवाया गया, बाकी चीजें करवाई गई। जब वो नाम कंप्लीट करने लगे तब उनको लाया गया। इसमें दूसरा एग्जीक्यूशन में जो सबसे बड़ी, आप बुक कीपिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग आई थी, बुक कीपिंग बात की चीज। पहले तो एक समान स्तर की, दूसरा जो इसमें सबसे हुआ, इसने किसी भी समूह को अकेला नहीं छोड़ा। अब गवर्नमेंट को ये लगा कि भैया समूह में अब अकेले रहते हैं 10 आदमी, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, 10 अपने अपने घर में, अगले बार से नहीं बैठेंगे, बात करें। अब इनके ऊपर भी कुछ चाहिए, तब उसने 3 टायर स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव, जैसे अमूल और आनंद का था, उसने 3 टायर स्ट्रक्चर दिया। गांव लेवल पर पहले समूह रहेंगे, फिर गांव लेवल पर उनको कंट्रोल करने वाला बंदा एक होगा, फिर जो गांव लेवल पर कंट्रोल करने वाला बंदा है उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लॉक लेवल पर एक स्ट्रक्चर होगा, और ब्लॉक लेवल के स्ट्रक्चर को वो कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक होगा। स्टेट लेवल की अभी नौबतें नहीं आई कहीं। और एक बहुत बढ़िया काम किया गया, इसमें पहली बार कोऑपरेटिव एक्ट से उनको संचालित करने की बात आई। ये बेसिक मूलभूत जो आपके बनेंगे क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF या डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन बनेंगे, उनको सभी को कोऑपरेटिव के अंतर्गत पंजीकृत होना और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह कार्य करें। पहला एक, दूसरा ये बहुत बड़ा चेंज है। तीसरा उनके पास क्या चेंज है? तीसरा उन्होंने चेंज ये किया कि इसमें हम गवर्नमेंट का हस्तक्षेप मिनिमम रखेंगे, उनको कंट्रोल करने, उनका संगठन करने में, उनका कंट्रोल करने में या उनको संचालित करने में गवर्नमेंट की अप्रोच मिनिमम। गवर्नमेंट केवल और केवल एक काम करेगी, पहली बार इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक बात सहयोग देना। शुरुआती दौर में उसको कुछ फंड की जरूरत पड़ सकती है, उस फंड को उनको रिवॉल्विंग फंड या CCL के रूप में जो भी है को वो फंड अवेलेबल करवाना, केवल बहुत मिनिमम फंड अवेलेबल करवाना। उनको इस लेवल का प्रशिक्षण देना कि वह अपनी पूरी
स्ट्रक्चर को खुद गियर अप कर सके। वो ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंतर्गत उनको डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सिर्फ इतना गवर्नमेंट का कार्य है और आज भी इसका काम है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक और है जो कि है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में उसको सहयोग प्रदान करना, उसके प्रोडक्टिव माल को किस तरीके से मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी तकनीकी और अन्य प्रकार का इस संदर्भ में सहयोग प्रदान करना इस पूरी योजना में। और यही कारण है कि इस योजना पे सरकारी तौर पे देखने के लिए केवल एक बंदा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, कौन है? DCNR, बस, नथिंग। इसके अलावा इस पूरी योजना को सरकारी तौर पे 75 सरकारी अधिकारी जो क्लास 1 है, उनके अलावा एक भी व्यक्ति 7 लाख समूहों में एक भी व्यक्ति सरकारी नहीं। ये इसका बेसिक अंतर किसी भी प्रकार की योजना से। बुक कीपिंग तो उसके बाद की चीज है। जब इतना बड़ा आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे, हमने बोला ना, इसमें एक शब्द आता है कैड। अब हम केवल समरी के तौर पे बोल रहे हैं, बाकी तो बुकिश आपको ये मिल ही जाएगा, मैं PPT आपको दे दूंगी। इसमें सबसे मेन चीज है कैडर। ये किसी भी योजना से एकदम अलग चीज है। उनका ये कहना है कि कैडर यदि तैयार कर दिया, कैडर जो इस पूरी स्ट्रक्चर को संचालित कर सके, तो हमारा काम खत्म। फिर गवर्नमेंट इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर रहेगी और वो कैडर ही इस पूरी उसको संचालित करेगा। तो शुरुआत इसकी होती है समूह से। समूह का गठन, अब उत्तर प्रदेश में समूह का गठन करना है, कौन करेगा? कोई सरकारी बंदा इसमें इन नहीं होना। तो उस समय क्या हुआ? अदर स्टेट जो पहले कार्य कर चुके थे और उनके पास कैडर पहले से तैयार हो चुका था। कैडर उसके नाम ICR, सीनियर ICR, बुक कीपर, डिफरेंट तरीके के इनके नाम, इनके कैडर्स जो इसको संचालित अब वो ड्राइव पे जाके खुद समूहों का गठन। अब बता रहे हैं, मैं शुरुआत में जब बाराबंकी में थी उस समय इनके पास नहीं था। जब इनका स्टार्ट हुआ उस समय नहीं थे। इन्होंने स्टार्टिंग में तेलंगाना से बुलवाया है, तेलंगाना से कैडर आया है, वो भी समूह की ही टीम है। अब सोचिए, वो तेलंगाना के समूह की CRPs थी जो कि वहां से आई थी और उनको पैसा दिया जाना, गवर्नमेंट को पैसा इनको प्रोवाइड कर, उनका खर्चा उर्चा जो था वो योजना मत से दिया जा रहा था कि वो आएंगे, उनको मानदेय मिलेगा। इसमें कोई और सपोर्ट नहीं था। आप काम करेंगे, आपका 10 समूह का लक्ष्य है, 10 समूह बनाओगे। तो पहले होता था ये जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम योजना वाले में था, उसमें NGO आते थे, समूह बनाते थे और प्रति समूह उनको 10,000 रुपए का पेमेंट होता है। समूह गठन पे 2,000, फिर उसके बाद जब उसको वो हो जाएगा CCL रिवॉल्विंग फंड मिल जाएगा, प्रथम ग्रेडिंग हो जाएगी तो इतने 1,000 रुपए, फिर CCL हो जाएगा तो इतने 1,000 रुपए, लोन हो जाएगा तो इतने 1,000 रुपए, टोटल 10,000 रुपया NGO को प्रति समूह दिया जाता था। बड़े बड़े NGO थे उस समय, तो NGO खूब घूमते थे, ब्लॉकों पर आकर के दिन भर बैठकी करते थे और लाखों लाखों रुपए का पेमेंट लेके जाते थे। और जैसे 10,000 रुपया मिला फिर समूह बेसा अनाथ हो जाता था, फिर उनको पलट कर रुपये नहीं देते। और गया ही करिए, इसको साइन करिए, तुमसे भी तो पूछा जाएगा। तुम्हें जानकारी हमें से हमें पता चले, जब तो हम उसकी जानकारी रखें। हमने साइन करा, वो DD साहब पूछेंगे तो तुम लोगों से पूछेंगे ना, साइन करिए इसमें अपने साथ, अपना वो रखिए। देखिए हुआ क्या IGSY में, मैं आपको अपनी चर्चा कर रही तो बता दूँ, उस समय बेसिक रीजन ये था कि सरकारी आदमी कर नहीं सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। देखिए हम इस पर नहीं, हम बोलना चाह रहे हैं, मैं भी थी, बैंकर्स बहुत बोलते, जानते हैं क्यों? उस समय 2009-10 में एक ड्राइव चली KCC की, वो KCC का भी यदि डिफॉल्टर है तो अपना डिफॉल्टर मान ले। गवर्नमेंट की स्कीम ये है कि KCC का डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, लेकिन बैंक कहता था कि KCC का डिफॉल्टर है तो डिफॉल्टर मानो। तो भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो KCC न बनवाया हो? तो वो KCC का डिफॉल्टर के नाम पे डिफॉल्टर, इवन की यदि महिला है और उसका हस्बैंड क्या है तो वो उसके परिवार का मान के उसका डिफॉल्टर मानते हैं। कुछ अतियां कहीं होती है। इस बार बैंकिंग लेवल को भी उनकी औकात बताई गई इस योजना में।
इसमें बैंकिंग लेवल से केवल उतने लिया गया है जितना उनकी जरूरत है, अदरवाइज नहीं। और आपको बता दें CLF तो ऐसे ऐसे है जो 2-2 करोड़ रुपए के CLF है, 2-2 करोड़ रुपए से ऊपर की उनकी अपनी बचत है। कौन सा बैंकिंग सिस्टम उनको लोन देगा? 10 करोड़ रुपए। देखिए उसमें जो SSY था मतलब वो होने का कारण था ना वो टारगेट ओरिएंटेड हो गई थी। और टारगेट ओरिएंटेड में ये था कि जैसे हम कर्मचारी हैं, हमको कहा कि तुम्हें 50 समूह बनाने हैं, है ना। तो अब हम गए समूह, एक दिन में हमने जो है कहा भैया गांव के लोगों को इकट्ठा किया, नाम गांव लिख करके खाता खोल के सब नहीं, बना। देखिए हमने जो भी काम किया है और ये भी था, हम जिस भी ब्लॉक कर रहे हैं 90% से नीचे की मेरी रिकवरी नहीं हुई, अधिकारियों की भी है। बैंकिंग सिस्टम वो जो उसका पैसा दिया जाता था सब्सिडी को, वो किसी भी तरीके से बस उसको एडजस्ट करने का। और एक तुम कैसे बात कर रहे हो भाई, 10 साल मान लो डिफॉल्ट है, उसका पैसा तुम्हारे सैलरी अकाउंट में पड़ा है, सैलरी अकाउंट में तो तुम्हें पैसा ब्याज नहीं दे रहे हो, लेकिन वो तुम यदि 100 समूहों का अपने पास 15 लाख रुपए या 1.5 करोड़ रुपया रखा हुआ है, वो तुम लोन दे करके तो उसमें तो तुम पैसा कमा रहे हो ना भाई। जिस दिन तुमने लोन किया सब्सिडी तो तुम्हारे सैलरी अकाउंट में जाकर के बैठ गई। एक महोदय ने इस तरीके से स्वीकृत किया था, बनारस की मैं बात बता रही हूँ, स्वीकृत किया 2004-5 बहुत पहले 4 या 5 समूहों का लेवल ले लिया था SBI की, और पुराने वीडियो साहब ने किया था, रिपोर्ट भी कर दिए थे। जब स्वीकृत पत्र आ गया था, लोन निष्पक्ष किया जा रहा है, इन्होंने सब्सिडी काट के बैंक को दे दी, सब्सिडी काट के दे दी तो उन्होंने रिपोर्टिंग में भी दे दिया, उसकी रिपोर्ट हो गई मार्च में। जब हम पहुंचे तो पता चला वो नहीं है, 4-5 साल बीत चुका था और 4.5-5 लाख रुपया रखे हुए थे। आज के हिसाब से वो तो 20 लाख रुपया होता रखे हुए थे। उसके बाद हम गए, मतलब ये स्पष्ट तो ये 3 साल पहले का रिपोर्टेड है। अब इधर उधर नौटंकी, समूह आपके मर गए हैं तो ये हो गया तो वो हो गया, बड़ी 3-4 बार बोले। एक बार समूह आए किसी की बैठक में कुछ उल्टा बोले, उसके बाद हम क्या भाग में जाओ। अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे पुराने अधिकारी ने रिपोर्ट कर दी है, यदि समूह का नहीं हुआ पेमेंट तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कभी किसी को पता चला तो फॉल्स रिपोर्टिंग की कार्रवाई भी हो जाती है। अब गया वो जाने तो वो सस्पेंड हो चाहे जो हो, हम उसको चिट्ठी लिखना शुरू किया और बैंक सचिव को यहाँ पर कि आपको इतने साल पहले दिया गया नियम ये है, ये नियम है ना कि आपको सब्सिडी मिली, आप 15 दिन के भीतर लोन डिस्पर्स करोगे। यदि लोन डिस्पर्स भी नहीं किया और आपने हमें कम्युनिकेट भी नहीं किया हमारा, और यदि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लोन डिस्पर्स नहीं करना है, समूह मर चुके हैं, तो आप हमारा पैसा तुरंत चेक काट करके हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए होते। आपने ऐसी कोई लेटर भी नहीं ली। हमने कहा अब तुम लोन मत, अब मुझे विद ब्याज जो तुम उस पे लेते हो विद ब्याज मेरा पैसा सैलरी अकाउंट में जरूरत है, मुझे चाहिए पैसा, वो चेक काट के देंगे थे आप। हमने कहा नहीं, 4.5 लाख रुपया नहीं, अब इसके ऊपर जो 2-2.5 लाख रुपया ब्याज बन रहा है मैं ब्याज के साथ पैसा लग रहा हूँ। और बैंक सचिव तक को मैंने चिट्ठी लिखना शुरू किया। नाक रगड़ करके मरा हुआ समूह हम जान रहे थे, समूह मर गया था, भाग गया था, सारे टूट गए थे। वो घर पे जा करके खोज करके एक आदमी को खोज करके उसने समूह उसमें डिस्कस किया। उन्होंने ये बैंकिंग सिस्टम बड़ा रिजिड है। बैंक सचिव ने देख लिया और पैसा वापस यदि करने का हो गया तो वो 2.5 लाख रुपए जो भी तुमको वापस देना, तुम्हारी सैलरी से वो काट के उनको देगा ब्याज। बैंकिंग सिस्टम को ब्याज नहीं देगा, क्योंकि काम करने के ऊपर होता है। प्रशासनिक लेवल पर भी था, बैंकिंग सिस्टम लेवल पर भी था, हर व्यक्ति नहीं करना चाहता था। और हमारा ये रहता था कि मैंने जो समूह करवाया है यदि उसमें 90% से कम की रिकवरी हो तब तो रोक, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी ना। अब आप अधिकारी भी लोन डिस्पर्स करने के बाद भूल गया कि भैया रिपोर्टिंग हो गई, लोन डिस्पर्स हो गया, बात खत्म, चला गया, खत्म। भाई कितना करवाते थे? एक साल में 20, 25, 30, उससे ज्यादा लोन डिस्पर्स 1 लाख में थोड़ी ना होता। मान लो 2 साल 3 साल रहे, 70-75 लोगों को भी तुम जाकर के मॉनिटर नहीं कर सकते हो, तुम और तुम्हारा अधिकारी कि वो लोन वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तुमको तो भाई हर लेवल की शिथिलता, किसी भी योजना को फ्लॉप करने में हर लेवल की शिथिलता जिम्मेदार होती है, सफल करने में हर लेवल की जागरूकता उसको सफल करना। ठीक है, बस आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें समूह का गठन हम जल्दी बता रहे हैं, इसमें नहीं जाएंगे। समूह का जब ये इसमें गठन होता है तो समूह का गठन होने के बाद एक सेकंड स्लाइड चला दो और आगे
विजन विजन हटाओ भाई, प्रबंध निकाय कहाँ से आग, कौन सी आग सब बढ़ाओ, गरीब सबको पता है। हाँ ये इसमें बस ये देखिए। अब इसके बाद एक समूह के गठन के बाद 10-20 महिलाओं का समूह होता है, उसके बाद ग्राम संगठन उनके ऊपर डाला गया। आईसीआरपी आकर के उन्होंने गठन किया, फिर इन्हीं महिलाओं में से जो आपके समूह की हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। एक M1 की ट्रेनिंग होती है, उनकी 3-4 ट्रेनिंग्स होती है। उसके बाद उन्हीं में से जो जागरूक महिलाएं होती हैं उनको खोज करके आईसीआरपी बनाया जाता है, और उनके फिर सीनियर आईसीआरपी होती हैं। ग्राम संगठन और उसके ऊपर की जो भी होती है वो सीनियर आईसीआरपी करती है। समूहों का गठन सीआरपी करती है, आईसीआरपी करती है। वो जो समूह का गठन है वो आईसीआरपी करेगी, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद उनकी कुछ ट्रेनिंग्स और होती हैं। जब वो ट्रेनिंग कर लेती है तो वो सीनियर आईसीआरपी की जाती है। अब इसमें यह है कि यदि जब तक कैडर नहीं आपका तैयार होगा तब तक ऊपर का स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी गवर्नमेंट का आदमी इन्वॉल्व नहीं है। पहले समूह का गठन होगा, फिर उन्हीं में वो उतने दिनों तक काम कर लेगा, उतने लेवल की 2-3 ट्रेनिंग जितनी भी है वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगी, फिर उन्हीं में से महिलाएं निकलेंगी, तब वो आगे जा करके अन्य समूहों का गठन करेंगी। फिर वो जब अन्य समूहों का गठन कर लेंगी, उनका भी अपना एक टाइम ड्यूरेशन और उनकी कुछ और ट्रेनिंग्स करवा दी जाएगी, तब वो ग्राम संगठन बनेंगे। 4-5 समूहों का मिलाकर। फिर इसमें क्यों आगे भाई? वही लगाओ ना, क्यों बदल रहे? आगे जाओ और आगे ग्राम संगठन के बाद यही लगाओ। ग्राम संगठन 5 या 5 से अधिक समूह के ऊपर एक ग्राम संगठन बन सकता है। उसके बाद जब ग्राम संगठन का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद आता है CLF, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अब क्लस्टर, एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर बन सकते हैं और हर क्लस्टर में ग्राम संगठन के नीचे समूह होता है। फिर उसके बाद आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन जब आपके हर ब्लॉकों में बन जाते हैं, सारे बन जाते हैं, तो उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन होता है। योजना में तो ये है, शुरुआत में जब ग्राम संगठन नहीं हुआ था और आपका CLF नहीं हुआ था तो उनको जो पैसे दिए जाते थे रिवॉल्विंग फंड के या और किसी चीजों के, वो डायरेक्ट समूहों को दे दिए जाते थे। लेकिन नियम यही है कि यदि आपका ग्राम संगठन और उनको हो जाता है तो पैसा उसको जाएगा और वो डिस्पर्स करेगा। कल को यदि वह पैसा डिस्पर्स नहीं होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये माना गया कि यदि हम उसके ऊपर के समूह को देंगे, तो संगठन को देंगे, तो वह पैसे को रिपेमेंट करेगा। और यकीन मानिए जहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है, जो मेरा काम कर रहा है, वहाँ पर तो रिपेमेंट की दिक्कत है, लेकिन जहाँ पे आपने ऊपर के CLF या ग्राम संगठन वगैरह के माध्यम से दिया, हम तो ग्राम संगठन की भी बैठक में जाते थे, अब उस समय CLF नहीं बना हुआ था, 19-20 में CLF नहीं बना, अब तो काफी जगहों पे CLF बन चुके हैं। तो मैंने देखा इतनी एक्टिव महिलाएं ग्राम संगठन की बैठक में जब जाती थी, इतनी एक्टिव महिलाएं, कोई कह नहीं सकता था कि ये अशिक्षित निरक्षर महिलाएं। एक छोटी छोटी बातों पर उनका, तब ये लगा कि यदि वाकई किसी को आप केवल समर्थ करो, उसको उसकी ताकत का एहसास करवा, उसको एक बाहर से हल्का सा सपोर्ट दे, तो वो कुछ भी कर सकते। ये लोग, आप लोग बहुत सी महिलाओं का इस समय ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे हर ब्लॉक में, उसका आपके ट्रेनिंग सेंटर पे चल रहा होगा। जो महिलाएं आती हैं आप उसमें देखिए लीडरशिप, एक चीज मैंने देखा है, जो ICRP या CRP की ट्रेनिंग करने वाली महिलाएं आती, केवल उसकी नहीं, उनके अंदर लीडरशिप आप क्वालिटी देखिए। हर महिला अपनी बात, उसको जो कहना है वह धड़क, एक बार आप लोगों को अचानक माइक दे दिया जाए तो शायद बोलने में हिचकिचा जाए, लेकिन उन महिलाओं में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई, और जो बात कहनी है जैसे कहनी है, और जो उसके दिमाग में उठने वाले प्रश्न हैं वह तत्काल पूछेगी और उसका निराकरण करेगी। ये इम्पावरमेंट, वुमेन इम्पावरमेंट, आर्थिक इम्पावरमेंट हुआ हो न हुआ वो अलग की बात है, लेकिन वुमेन इम्पावरमेंट इस NRLM ने इतना जबरदस्त किया है कि वो पूछे। और वही तो चाहिए, आधी आबादी जब वो मानसिक रूप से सशक्त होंगी, आर्थिक सशक्तता तो उसके बाद ही आएगी ना। तो ये सारी चीजें हैं और आगे बढ़ाइए। ज़्यादा ही हो गई है। ये है थीम है आपके, इसकी कुछ थीमें हैं।
इस योजना की ये भी एक बहुत बेसिक अंतर है किसी भी योजना से। मिलेगा इन्होंने इसको थीम में डिवाइड किया है। जितने डीएमएम होते हैं 6 आपके डीएमएम होते हैं 6 थीम होंगे, उसी तरीके से बीएमएम ब्लॉक मिशन मैनेजर होते हैं, वो थीम का है। इसमें है सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें आपका सारा ट्रेनिंग्स वाला आता है। लघु सूक्ष्म वित्त और वित्तीय समावेशन, जिसमें उनको विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायताएं दी जाती हैं। सामाजिक समावेशन और सामाजिक वो है सोशल इंक्लूजन है, सोशल डेवलपमेंट। आगे बढ़ाइए। फार्म आजीविका लाइवलीहुड, अब आपका ये काम क्यों फार्म आजीविका में आएगा? नॉन फार्म आजीविका, इसमें 2 प्रकार के, इसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो कृषि से इतर हैं। वो कार्य से भी समूहों को जोड़ना, ग्राम संगठनों को जोड़ना, वो नॉन फार्म आजीविका में आते हैं। और जो कृषि और उससे संबंधित किसी भी प्रकार का पशुपालन, किसी भी प्रकार का कृषि संबंधी कार्य करवाना, फार्म आजीविका में तो उनको विभिन्न प्रकार के मशीनरीज वगैरह दिलवाना, वो डिफरेंट योजनाओं से भी जोड़ना। अब आप नॉन फार्म आजीविका में मनरेगा अंतर्गत होने वाले मोरिंगा कल्टीवेशन को आप आराम से जोड़ सकते। हमारी कंडीशन ये कि वहाँ रखो पाए। जो आपका एनआरएलएम का नॉन फार्म लाइवलीहुड है, उसके साथ मनरेगा का कन्वर्जेंस मोरिंगा कल्टीवेशन का आराम से करवा सकते हैं। उनकी नॉन फार्म आजीविका भी नॉन फार्म लाइवलीहुड में नहीं, फार्म लाइवलीहुड में उनको आप जोड़ सकते कि सारे समूह उसके साथ जुड़ जाए। क्योंकि देखिए टारगेट समूह हमारा एक ही है, वही महिला जो आपके इस समूह की मेंबर्स है, उसी के परिवार का कोई व्यक्ति या वह स्वयं हमारी जॉब कार्ड होल्डर भी है। वो मनरेगा के अंतर्गत श्रमिक का भी कार्य कर रही है, व्यक्तिगत लाभार्थी हित के अंतर्गत उसका भी कार्य करवाया जा सकता है, उसके यहाँ भी कल्टीवेशन करवाया जा सकता है। तो आप 2 योजनाओं को इस प्रकार से जोड़िए कि मोरिंगा कल्टीवेशन एक ड्राइव पे, एक मिशन के तौर पर नीचे एग्जीक्यूट हो सके। और जब आप दोनों का लक्ष्य पूरा होगा, एक उनकी फार्म जो कृषि आधारित कार्य है वो भी पूरा होगा, व्यक्तिगत लाभार्थी हित के कार्य भी पूरे होंगे, फार्म लाइवलीहुड का भी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। जो इस पर फार्म लाइवलीहुड में खोजते हैं कितने, उसमें कैटेगरी जाती है ना, हम लोग सारी योजनाओं को जोड़ लेते हैं। सोशल वाले में सारे पेंशन को जोड़ लेते हैं, फार्म वाले में सारे इसके मनरेगा के सारे देखते हैं कि इसमें से कितनी दीदियां ऐसी हैं जिनके पास कार्ड है और उनके अंतर्गत व्यक्तिगत कार्य करवाए गए हैं, फार्म आजीविका या नॉन फार्म आजीविका, और वो उसके साथ जोड़ते हैं, रिपोर्टिंग में उसको जोड़ते हैं। तो वही चीज को आप लोगों को औपचारिक रूप से लोगों को इंस्पायर करना है कि उसको जोड़िए। एक सरकारी तौर पे हमारी दायित्व है और उनको भी इसके लिए प्रेरित करना। इसमें एक काम और हो सकता है कि आगे जो फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें इस ट्रेनिंग में हम अपनी जो हमारी आजीविका सखी हैं, हाँ, क्यों हाँ, उनको बुलाइए, उनको बुला लिया जाए, क्यों? और कुछ जो ब्लॉक के एपीओ हैं जो मनरेगा के देखते हैं, देखिए, हाँ, ब्लॉक के एपीओ और जो ये इनके सारे डीएमएम अलग होते हैं। तो जो फार्म लाइवलीहुड, इसमें सब लोग शिक्षा करेंगे पूछा हमारे, इसमें जो हमारे ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी है, उसमें यहाँ पर हम मास्टर ट्रेनर तैयार होने के बाद में सिर्फ हम पीओ और एपीओ को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेन करेंगे। उसमें आजीविका सखी को नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर से मार्गदर्शन मिला हुआ है। 55 सत्र ही है हमारे पास। हमारे पास 55 सत्र, जिसमें एपीओ और पीओ, पीओ मीन्स जो है बीडीओ साहब होंगे और एपीओ मीन्स जो हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनको सेंसिटाइज कर उनको देना, सेंसिटाइज करना है। सेंसिटाइज ये कर देना है। यद्यपि वो भी जानकार हैं, वो भी जानकार हैं, उनके पास भी ये पहुंचा है कि आपको मोरिंगा कल्टीवेशन पर विशेष ध्यान देना है, उनको सेंसिटाइज करना है और साथ ही साथ उनको मोरिंगा कल्टीवेशन से संबंधित बारीकियां भी बतानी है। भाई आप किसी को कन्विंस कैसे करो? अब जो पीओ आया है बैठ करके रोज वो केवल चक्रोड बना रहा है, वो बना रहा है, उसको क्या पता कि मोरिंगा कल्टीवेशन से क्या। अब जैसे आप बता रहे हो कि कितने तरीके के उसमें प्रोटीन होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी क्या सीजन होती है, क्या आप उसमें सावधानियां रख सकते हो, तो उनको उसकी बारीकियां भी बताना साथ ही साथ। वो कृषि से संबंधित व्यक्ति नहीं,
तो ठीक है। मैडम एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था, एक दिमाग में आया, जो समूह बना हुआ है आपने कहा इक्वल समूह हो, चाहे वो एज ग्रुप में हो चाहे एज ग्रुप नहीं, एज ग्रुप मैंने एक भी नहीं बोला, आपने नहीं मैंने बोला। सामाजिक और आर्थिक बोला है। देखिए सामाजिक आर्थिक, लेकिन हम आपको चलिए हमने जोड़ दिया एक एज ग्रुप और एक हमने वो वाला ग्रुप जोड़ दिया जो आर्थिक रूप से उनके पास कोई जो है जमीन नहीं है। तो ये जो हमारा फार्म आजीविका चलेगा तो क्या जमीन कहाँ की हम जो है एक्वायर फार्म शब्द से आप खेत मत समझो। देखिए ऐसा है, इसके बारे में चूंकि मेरी अपनी बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, मैं इसको और इलाबोरेट कर सकता हूँ। फार्म आजीविका का मतलब ये नहीं है कि आप फार्म में जाकर के निराई गुड़ाई करना है। फार्म आजीविका का मतलब ये कि फार्म से जुड़े हुए जो भी इंटरप्राइजेज हैं, वो सब जैसे फार्म आपका आजीविका। पशुपालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, उसके बाद में जो है आपका मान लीजिए खेती नहीं है आपके पास तो आप ठेके पर खेती लेकर के कर सकते हैं। उसके बाद में बटाईदारी है, हाँ। उसके बाद में मछली पालन ये है, सब फार्म झींगा आजीविका है, में आएगा। उसके बाद में आपके पास नहीं कुछ है तो आपने कोई अनाज पैदा करने के बाद में कुछ उसकी प्रोसेसिंग करना चाहा, हाँ। दलिया बनाना चाहते हैं, उसका आपने ये कोई सब फार्म वही हम कह रहे हैं कि आप फार्म से मसाले की समझो। इंडस्ट्री करना चाहते हैं। तो जितनी भी खेती से जुड़े हुए उत्पाद हैं, हाँ। जितने भी खेती से जुड़े हुए हजारों उत्पाद, हमारे हजारों तरह के व्यवसाय हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि खेती से जुड़े हुए कितने। अभी देखिए जो नया एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, मैं बता दूं आपको, हमारे लखनऊ शहर में जो ये पशुपालन का काम जो हमारे कुछ समुदाय के लोग करते थे, तो अभी नगर निगम ने इनको बाहर किया हुआ सबको। अब हमारे लखनऊ शहर में चारे का बहुत अभाव है, हरा चारा और सूखा चारा बहुत कम हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जगह कम कॉलोनाइजेशन हो रहा है, बहुत जगह ज्यादा लोग। चारा जो है एक अच्छे व्यवसाय के रूप में उत्पन्न हुआ है। एक किसान जो है जिसके पास खेत नहीं था, उसने जो है खेत वालों को कहा कि आप चारा बोइए, और चारा बोने के बाद में उसने कुट्टी मशीन लगाई और लगा करके वो जो है सप्लाई कर रहा है। वो भी एक कार्यक्रम है, समूह कर रहे हैं। तो खेती का फार्म का मतलब नहीं कि आपको ये जो है एक लैंड का टुकड़ा जो है आपको देना होगा, ऐसा कुछ नहीं। खेती से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, और भारतवर्ष में लाइवलीहुड का सबसे बड़ा स्रोत रूरल एरिया में 90% ग्रोथ जो है हमारा एग्रीकल्चर का ही है। चाहे एसएचजी के माध्यम से हम करें, चाहे किसान करें, चाहे कृषि मजदूर करें, सब लोग खेती के ऊपर आधारित, ठीक है ना। शहद है वो भी खेती का एक पार्ट है, फूल है वो भी खेती का पार्ट है। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मैडम लंच के लिए हमारे ये कुछ थोड़ा लोग सा वो है एपी और वो वाला तत्काल हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि इसी समय आप लोग का वो बन रहा होगा, वार्षिक कार्य योजना बन रही होगी मनरेगा की लेबर बजट। जीपीडीपी हाँ नहीं, जीपीडीपी तो बनती ही बनती है, इनका वो लेबर बजट बनता है। हाँ वो दिसंबर तक बन जाता है और दिसंबर में ही वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, या मैक्सिमम होता है तो जनवरी में प्रेजेंट हो जाता है अगले साल के लिए 23-24 के लिए। तो आप लोगों का अगर कोई तो उसमें आप लोग यदि एपीओ और पीओ की जो वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे तो वो सेंसिटाइज होंगे, तो वो लेबर बजट में इस कार्य को प्रमुखता से शामिल करेंगे, और जब प्रमुखता से शामिल करेंगे तो फिर उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर कार्य हो पाएगा। ये चीज बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम के लिए हम लोग तारीफ हो जाते हैं। एक जो है